लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंका जा चुका है और जो पहले फेज के जो चुनाव हैं, पहले चरण के चुनाव हैं, वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और शाम के 6 बजे तक वोटिंग समाप्त कर दी गई। ये जो चुनाव हैं पहले चरण के, वो 21 राज्य प्लस यूनियन टेरिटरीज मिलाकर 102 सीट पर कंडक्ट कराए गए हैं और ये पूरी 102 सीट्स पर जो चुनाव होने थे, वो शाम को 6 बजे पूरे हो चुके हैं और वोटिंग परसेंटेज भी आना शुरू हो गया है, डेटा आना शुरू हो गया है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली बार के चुनाव के मुताबिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो त्रिपुरा जो 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है, वहां पर 79.92% वोटिंग हुई है और ये सबसे ज्यादा वोटिंग है फर्स्ट फेज के इलेक्शन में। और सबसे कम वोटिंग हुई है बिहार में 47.74%। तो कुछ राज्य मतलब 21 राज्यों में से 11 राज्य लगभग ऐसे थे जहां पर एक ही बार में पहले चरण में ही चुनाव खत्म हो गए। तो सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप पवार जी, जो कि हमारे यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो कुलदीप जी, जो ये फर्स्ट फेज की वोटिंग है, ये पूरे चुनाव के लिए फर्स्ट फेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, पहला चरण इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो इससे जनता का मूड पता चलता है कि इस बार मतदान कितना होने की उम्मीद संभावना है, कितना मतदान पूरे उसमें होगा। हालांकि वैसे तो चरण दर चरण चलते चलते 2 महीने इस बार बहुत लंबा चुनाव होने जा रहा है, तो लंबे चुनाव में आखिर तक आप नहीं कह सकते कि कितना मतदान होगा। लेकिन पहले चरण से एक रुझान मिल जाता है कि जनता क्या सोच रही है, कहाँ पे क्या लग रहा है जनता का रुख। जैसे अगर अभी आपने जो कहा कि बिहार में मतदान कम हुआ है, बिहार की 4 सीटों पर मतदान हो रहा था, तो उसमें सिर्फ 47% अभी शाम 7 बजे तक का आंकड़ा है। हालांकि थोड़ा बहुत बढ़ेगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। फाइनल आंकड़े आने में रात में 9-10 बज जाएंगे, लेकिन उसमें भी उम्मीद ये नहीं लग रही है कि 50% का आंकड़ा छू पाएगा। 50 से कम ही रहेगा बिहार में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने निराश किया है कि मतदान करने के लिए लोग नहीं निकले हैं। हो सकता है गर्मी का भी एक कारण रहा हो, दिन में बिहार में गर्मी हो जाती है इस मौसम में, तो गर्मी भी एक फैक्टर इसमें हो सकता है। लेकिन ये एक निराशाजनक रहा है। इसमें अगर आप देखें, अगर आपने आंकड़े देखे हो, तो शाम 7 बजे तक के आंकड़ों में उत्तर भारतीय राज्यों में मतदान बहुत कम हुआ है जी। उत्तर भारतीय राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में मतदान बहुत कम हुआ है। ये मतलब एक निराशाजनक संकेत है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इन राज्यों में आती है। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें आती है, लेकिन वहां की 8 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा था पश्चिमी यूपी में, वहां में 57% के करीब चुनाव मतदान हुआ है। 57% के करीब के आंकड़े अभी तक शाम 7 बजे तक सामने आए हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे राज्य में काउंट किए जाते हैं, वहां पर सबसे अच्छा मतदान इस बार देखने को मिला। नहीं, मैं आपको बता दूं, देखिए, जो 7 सिस्टर्स है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा इलाका है, वो हमेशा से जागरूक रहा है अपने वोट को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर के। अगर सबसे ज्यादा जागरूक अगर आप कह सकते हैं देश में, तो वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका ही है। हमेशा से वहां पर आप चाहे चुनाव किसी भी स्तर का रहा हो, वो मतदान प्रतिशत हमेशा से ज्यादा रहता है। खास करके आपने अभी त्रिपुरा का नाम लिया था। त्रिपुरा की एक ही सीट पर चुनाव हो रहा था, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव भाजपा के टिकट पर लड़ रहे थे, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट था वो चुनाव। और वहां पर 79% का अगर आंकड़ा आप छू रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव त्रिपुरा में हुए थे, तो वहां तब भी आंकड़ा 85% प्लस था। तो वहां उस इलाके में अगर हम लोग देखें, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग देखें, तो वहां हमेशा से ही मतदान ज्यादा रहा है। वहां अपने मताधिकार को लेकर जागरूक रहे हैं। वहां किसको अपना प्रतिनिधि चुनना है, इसको लेकर के जनता हमेशा से जागरूक रही है। इसमें एक अच्छी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, चिंता जताई जा रही थी मणिपुर को लेकर के कि मणिपुर में क्या मतदान का प्रतिशत रहेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि मणिपुर के लोग भी जागरूक दिखाई दिए, और मणिपुर में 68.81% मतदान शाम 7 बजे तक रिकॉर्ड हो चुका था जी। यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि ये 69 या 70% के ऊपर हो सकता है फाइनल आंकड़े आने के बाद। और इसी तरह से मेघालय में रिकॉर्ड तोड़ मतदान वहां पे दिखाई दिया है। असम में भी बहुत अच्छा मतदान हुआ है। असम में भी 70+ मतदान है असम में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि नागालैंड में 6 जिले ऐसे हैं जहां पर करीब 0 के पास में वोटिंग हुई है, 0% देखिए, वो जो स्टेट है वो हमेशा से अशांत टाइप का स्टेट रहा है। वहां पे
कई बहुत निराशाएं, बहुत अब सारी एक पार्टी के ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बहिष्कार भी किया, अलग राज्य बनाने की जो मांग कर रहे थे, तो देखिए नागालैंड का अलग नगा भूमि अलग मिला करके उसमें 2-3 स्टेट्स की भूमि है जिसको मिला करके नगा बहुल इलाके जो इनको मिला करके एक अलग देश बनाने की मांग उनकी बहुत लंबे समय से चल रही है। तो उसमें कुछ ना कुछ नया नया उठता रहता है और उसमें कई बार भारत विरोधी बातें भी होती रहती हैं। और चुनाव बहिष्कार वहां पर नई चीज नहीं है। नागालैंड और जो एक और अगर आप ध्यान दें तो मिजोरम में भी चुनाव मतदान कम रहा है। दोनों ये स्टेट ऐसे हैं जिनमें हमेशा से मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतदान चुनाव वगैरह को लेकर के थोड़ा सा रुझान कम रहती है, रुझान कम रहता है। लेकिन अब इसी के उलट अगर आप देखें, चाइनीज बॉर्डर से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश है जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, जिस पर सबसे ज्यादा नजरें चाइना टिकाए हुए है, लेकिन वहां का मतदाता कितना जागरूक है कि आप देखिए कि वहां बेहद विषम परिस्थितियां मानी जाती हैं। अभी मतलब गर्मियों का सीजन शुरू हो गया, उसके बावजूद भी वहां पर बहुत अच्छी हालात मतलब ट्रैवलिंग और इसको लेकर के नहीं रहते, तब भी 65.94% मतदान वहां पर हुआ है, यानी कि लोग निकले हैं घर से वोट डालने के लिए। इवन वहां पे एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूँ, वहां से किरण रिजिजू जो अपने मतदान अपने वो थे, उन्हीं की सीट है ये, पर किरण रिजिजू की सीट थी। किरण रिजिजू की सीट पर 65.44% मतदान हुआ है। तो इससे ये लग रहा है कि अब इसको आप एंटी इनकम्बेंसी वोट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि किरण रिजिजू अपने स्टेट के फेमस नेता हैं और 3-4 बार इस सीट से जीत चुके हैं, 4 बार सांसद, हाँ 4 बार सांसद इस सीट से रह चुके हैं। तो उम्मीद मानी जा रही है कि ये रुझान, ये मतदान दिखा रहा है कि वो इस बार भी बाजी मारने की तरफ है। अगर आपको बताएं तो जो 7 सिस्टर्स हैं वहां पर अगर सबको मिला के देखा जाए तो एवरेज 65 से 70 के बीच में वोटिंग परसेंटेज देखने को मिले हैं इस बार। और कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर लगभग 11 राज्य ऐसे थे, 21 में से 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज अगर मिलाएं तो, जिनमें एक बार में ही फर्स्ट फेज में वोटिंग हो गई। इनमें क्या क्या है? इनमें है सबसे पहले तो सबसे ज्यादा सीट्स के साथ तमिलनाडु, जिसमें 39 में से 39 सीट पर वोटिंग हो गई है। उसके बाद मणिपुर है जहां 2 में से 2 सीट पे हुई। उत्तराखंड की 5 सीटों पर, नागालैंड की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट, अंडमान की एक सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2 में से दोनों सीटें, और पुडुचेरी की 1 सीट, मेघालय की 2 में से 2 सीट और मिजोरम की 1 सीट। ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर एक बार में ही चुनाव कंडक्ट करा दिए गए। अब जो कुछ राज्य बचते हैं, इनमें से बड़े राज्यों के नाम आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटों पर अभी चुनाव कराए गए हैं फर्स्ट फेज में, और बाकी 6 फेजेस में ये 80 सीटें कवर की जाएंगी। ऐसे ही बिहार में भी 7 फेजेस में पूरा चुनाव होना है, और बिहार में 4 सीटों पर, 40 में से 4 सीटों पर वोटिंग आज हो चुकी है। राजस्थान में 25 में से 12 सीटों पर हो चुकी है, मध्य प्रदेश में 29 में से 6 सीटों पर, महाराष्ट्र में 48 में से 5 सीटों पर वोटिंग आज कंडक्ट कराई गई है। तो क्या ये जो 11 राज्य हैं जिनमें एक फेज में ही वोटिंग हो गई है, इनके अगर वोटिंग परसेंटेज देखे जाएं और कुछ चुनावी समीकरण को देखते हुए क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपनी बढ़त हासिल करने में कामयाब हो रही है? देखिए तमिलनाडु तो निश्चित तौर पर डीएमके हावी है, डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो हावी है। और तमिलनाडु में लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि बीजेपी क्या अपना खाता खोल पाती है कि नहीं खोल पाती है। और अभी जो रुझान दिखाई दिए हैं उसको देखते हुए जो जिन सीटों पर बीजेपी के बड़े नेता खड़े थे, चाहे चेन्नई की सीट हो जिसपे पूर्व राज्यपाल खड़ी हुई हैं सौंदरराजन, या जैसे अपना नीलगिरी हिल्स की थी जहां पर पूर्व केंद्रीय वो जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री एल मुरुगन, वो खड़े हुए थे। तो ये जो सीटें, इन सभी सीटों पर अच्छा मतदान हुआ, इन सभी सीटों पर 65 प्लस के करीब का मतदान है। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर वाला संकेत है। अच्छा। क्योंकि बाकी अगर ओवरऑल हम देखें तो तमिलनाडु का ओवरऑल आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है। तमिलनाडु का 62.19% है, जो पूरे एक स्टेट जिसमें पूरा चुनाव एक साथ हो रहा है, 39 सीटों पर चुनाव, 39 सीटों पर, जो साउथ का मुझे लगता है कि सबसे अहम राज्यों में से एक है। साउथ के तो वहां के लोग बहुत जागरूक रहते हैं अपने अधिकारों को लेकर के, और आपने देखा भी होगा हमेशा वहां से सबसे ज्यादा चर्चा आती है। कर्नाटक या आंध्रा के मुकाबले सबसे ज्यादा चर्चित चर्चा तमिलनाडु और केरल में ही रहती है अधिकारों को लेकर के। उसके बावजूद वहाँ 62% ही वोट होना मेरे हिसाब से थोड़ा कम कहा जाएगा। अगर वहां पे 75% से ऊपर वोट होता तो माना जाता कि हाँ बीजेपी के पक्ष में लहर हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी हो रही है। लेकिन ये डीएमके के लिए अच्छी फेवरेबल चीज है। जैसे कि ये 2024 के जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन हैं ये कंडक्ट हो गए,
2019 के लोकसभा चुनाव से अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए कि इस बार की जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार से बढ़ी है, घटी है, या फिर क्या इस बार जो लोगों की जागरूकता है वोट को लेकर वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? देखिए, वोटिंग तो निश्चित तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार बढ़ी है। आंकड़े तो अभी पूरी तरह से नहीं देख आए हैं सामने, तो इसलिए पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2019 के मुकाबले इन सीटों पर वोट बढ़ी है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, ये जो 102 सीट पहले चरण में थी आज, इनमें सबसे ज्यादा जो साख दांव पर लगी हुई थी वो भाजपा की लगी हुई थी। भले ही तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य था 39 सीटों के साथ, लेकिन इन 102 सीट में सबसे ज्यादा भाजपा ने पिछली बार 40 सीटें जीती थी। 9 इलाके ऐसे थे जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, चाहे उनमें उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका राजस्थान रहा हो। ये मतलब 9 इलाके ऐसे थे जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। इन्हीं 102 सीटों में से पिछली बार 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 24 सीटें, 39 में से 24 सीटें डीएमके के हाथ में आई थी, जो अभी की तमिलनाडु में सत्ता में है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 2019 के चुनाव के लिहाज से, भाजपा के लिहाज से पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी वजह से मैं कहना चाह रहा हूं कि जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, चाहे उसमें यूपी हो, चाहे उसमें उत्तराखंड हो, चाहे उसमें राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन और या बिहार को अगर हम सेंट्रल भारत में भी आ जाए तो बिहार को भी जोड़ ले, बिहार मध्य प्रदेश तो सेंट्रल भारत के हिस्से, तो ये कहीं ना कहीं वोटिंग कम होना मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये वे स्टेट हैं जिनमें देखिए आप महाराष्ट्र से लेकर के अगर इधर तक हम लोग देखें, जो कम बड़े राज्य आज थे फ्रेम में, उसमें 80 सीटें यूपी में है, 25 सीटें राजस्थान में है, 40 बिहार में है और 43 सीटें महाराष्ट्र में है। मतलब ओवरऑल अगर हम 543 में से लगाएं, एमपी में भी आई थिंक 25 या 29 सीटें हैं। तो अगर हम ओवरऑल लगाएं तो आप इस आंकड़े को अगर जोड़ेंगे तो 543 सीटों का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं राज्यों से आ रहा है। बिल्कुल सही। तो 543 सीटों का अगर आधा हिस्सा इन्हीं राज्यों से आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के सबसे बड़े टारगेट यही राज्य थे। और इन राज्यों में कम मतदान हुआ है, इन राज्यों में लोग कम निकले हैं। अब वो क्या रुझान दे रहा है वो तो मतदान का रिजल्ट सब आने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि लोग अपने मन की बात नहीं खोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है इसमें। तो चुनाव, भारत चुनाव और हिंसा, ये तीनों जो हैं वो आपस में मिले जुले से हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, हिंसा देखने को जरूर से जरूर मिलती है। मैं इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। चुनाव, हिंसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में आपको बता दूं, मैं 3 सीटों पर आज चुनाव हो रहा था और उन 3 सीटों पर मतदान भी जमकर पड़ा है, जमकर लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। पोलिंग बूथ पर भीड़ लगी रही है, लाइन लगी रही है। अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि शाम को 7 बजे भी वहां पर लोग पोलिंग बूथ पर लगे हुए थे, जो 5 बजे से लाइन में उनके वोट डल रहे थे। तो वहां पर 77% प्लस का मतदान शाम को 7 बजे तक दर्ज हो चुका था। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 77.57% वोटिंग अभी तक हुई है और अभी जारी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पूरे देश में दूसरे नंबर पर रहा है स्टेट, जो त्रिपुरा की एक सीट के बाद। त्रिपुरा की एक सीट पर 79% था, लेकिन यहाँ 3 सीट पर 77 प्लस है, तो वो मतलब रहा है। लेकिन फिर वही निराशा, दिन में वहां फिर से हिंसा देखने को मिली है। मुझे सबसे ज्यादा खुश किया है नक्सल प्रभावी राज्यों ने, मतलब छत्तीसगढ़ और जो अपने मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावी इलाके थे, छत्तीसगढ़ की तो इकलौती सीट थी आज फ्रेम में, और वो पूरी की पूरी नक्सल प्रभावी मानी जाती है। कि वहां पर आप ये सोचिए कितना बुरी तरह से नक्सलवाद हावी है कि वहां की बस्तर सीट, लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहा था, और बस्तर लोकसभा सीट के अंदर में 8 विधानसभा सीटें आती है। इन 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर मतदान 3 बजे बंद कर दिया जाता है ऑफिशियली। ये ऑफिशियली भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार है। जैसे पूरे देश में 5 बजे 6 बजे तक मतदान चलता है, वहां पर 3 बजे बंद कर दिया जाता है। और बाकी बची 2 सीटों पर भी 5 बजे मतदान बंद कर दिया जाता है। रोशनी ढलने से पहले बंद कर दिया जाता है। और लेकिन वहां आज भी एक बीजापुर में एक नक्सलवादी हिंसा हुई है, कि हल्का सा इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पूरा चुनाव वहां पर शांति से हो जाना, ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से चुनाव कंडक्ट करने चाहिए, किस तरह से
आप कंट्रोल कर सकते हैं हिंसा को। तो पश्चिम बंगाल में आज भी हिंसा हुई, कूच बिहार में हिंसा हुई है, तो आप हर बार देखें विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां हिंसा होती है, कुछ चुनाव होते हैं तो वहां हिंसा होती है, इवन वहां निकाय चुनाव भी होते हैं, मतलब नगर निगम या पंचायत के चुनाव होते हैं तो भी वहां बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचने की बात है। हो सकता है अगली बार ये ना कह दिया जाए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है वो हम बाकी देश से अलग कराएंगे। जब पूरे देश में चुनाव खत्म हो जाएगा तब हम पश्चिम बंगाल में सारा फोर्स लगा करके और तब हम चुनाव कराएंगे। इस बारे में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को थोड़ा सोचना चाहिए कि उनके स्टेट की छवि क्यों खराब हो रही है। वे आरोप लगा सकती है भाजपा पर, भाजपा आरोप लगाती है टीएमसी पर, लेकिन ये दोनों ही पार्टियों का कहीं ना कहीं रोल इसमें है। बीजेपी हो, टीएमसी हो, चाहे माकपा हो, चाहे मतलब वामपंथी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं सभी दलों का रोल है, क्योंकि सभी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, किसी एक पार्टी के तो नहीं लड़ रहे हैं। तो वो सोचने लायक बात है। जैसे वेस्ट बंगाल में छुटपुट घटनाएं अभी सामने, बहुत बड़ी हिंसा आज सामने नहीं आएगी जैसे कि पिछले चुनावों में देखी गई है, लेकिन फिर भी हिंसा का होना एक सवाल खड़ा करता है वहां की सत्ताधारी पार्टी पर। तो जो कि है कि जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वोटिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जो एसपी चीफ है हमारे अखिलेश यादव, उन्होंने जो है फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया है कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। इससे पहले वो पीछे पड़े हुए थे कि बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए क्योंकि ईवीएम जो है वो हैक हो जाती है, ईवीएम से गलत तरीके से वोट डलवाते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए ये आरोप तो कोई नए नहीं है, ये हर पार्टी एक दूसरे पर लगाती है, खासतौर पर जो सत्ता से बाहर होती है वो पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो अपने प्रभुत्व का उपयोग कर रही है वोट डलवाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है जो आजकल सिस्टम है, जिस तरह का सिस्टम अब हो गया है, जितने चरणों से होकर गुजरता है वोटर, उसमें फर्जी वोटिंग कराना मुझे लगता है कि आसान है किसी के लिए भी। क्यों? और अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बात कह रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि फिर आपका पोलिंग एजेंट क्या कर रहा था जो बूथ के अंदर मौजूद रहता है, जिसको दिखाई देता है कि कौन वोटर आया है, कौन नकली है, कौन असली है। वो लोग भी देखते हैं ना मतदान पर्चियां। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हमने पूरे देश की बात करी जहां जहां पर चुनाव हुए, अब हम आते हैं थोड़ा सा उत्तरी भारत पर या थोड़ा सा नागपुर साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है, इसको देखते हुए क्या चुनावी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए बहुत निराशाजनक है, बहुत ज्यादा निराशाजनक है। मैं नागपुर की बात करना चाहूंगा। नागपुर के नितिन गडकरी जी की सीट है। नितिन गडकरी बेहद पॉपुलर नेता है। आप लोग सभी जानते हैं कि उनकी सड़कों की वजह से उनको लोग बहुत, मतलब एक एक आदमी उनको पर्सनली बीजेपी से भी अलग जानता है। और 2 बार से वो जीत रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन उनकी सीट पर सिर्फ 49.07% वोट पड़े हैं। जबकि नागपुर जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ है। मतलब आरएसएस के गढ़ में आप इतना कम मतदान देख रहे हैं, आप वोटर नहीं निकाल के ला पा रहे हैं, बूथ तक खींच के नहीं ला पा रहे हैं वोटर को, 50% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में मतदान किधर जाएगा कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। जहां कम मतदान हो रहा है वहां कोई रिजल्ट बता ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना कम वोटर निकला है कि वो किसके पक्ष में डाला है वोट, वो उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं और उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया और आगे बढ़ते हैं तो ये अभी भाजपा जो है यहाँ पे प्रभुत्व में आती जा रही है। तो इन 8 सीटों पर, जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो चुनाव हुए, इसमें भाजपा का क्या रोल बनता हुआ दिख रहा है या फिर सपा का क्या रोल बनता दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बनके उभरी है? देखिए मेरा खुद गृह राज्य है उत्तर प्रदेश, और मैं उसी इलाके से आता हूँ जहाँ चुनाव था, मतदान था ये 8 सीटों पर। और बहुत सारे लोगों से मेरी आज दिन में बात भी हुई वोटिंग के दौरान, आम वोटर जिसको आप कह सकते हो। तो सभी, मुझे अधिकतर इलाकों से फीडबैक तो देखिए बीजेपी के फेवर में मिला है। लेकिन मतदान का कम होना वहां भी चिंता की बात है, क्योंकि आपके पास में 2 कोर वोटर ग्रुप जुड़े हुए थे। बीजेपी का अपना कोर वोट ग्रुप और प्लस में आपको आरएलडी का भी साथ मिला हुआ था। आप उसके बावजूद वोटर को मतलब नहीं ला पा रहे हैं अगर वोट मतदान केंद्र तक, तो ये कहीं आप मतलब निचले स्तर पर आपका संगठन कमजोर दिखाई दे रहा है। सब चुनाव जो जिताता है वो जिताता है पोलिंग बूथ पर लाने वाला एजेंट, आपका कार्यकर्ता। इसीलिए बीजेपी में जो है, आपने देखा होगा एक सिस्टम होता है, वहाँ पन्ना प्रमुख भी होता है, वहाँ बूथ प्रमुख भी होता है, वहाँ मतलब इस तरह के पद होते हैं। पन्ना प्रमुख वहाँ गली तक का प्रमुख होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है अपनी गली के लोगों को आप खींच कर लाएं, पोलिंग बूथ पर वोट डलवाएं। आप नहीं ला पा रहे हो,
तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। मुझे लगता है दो पार्टियां, दो मजबूत पार्टियां पश्चिमी यूपी की जुड़ी हुई थी और उसके बावजूद मतदान कम हुआ है। और ये इसलिए भी हैरानी की बात है क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट एक साथ जुड़ जाता है और एक साथ जुड़ करके वो ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए निकलता है। आज इस बार मुस्लिम वोट और ज्यादा जुड़ने की उम्मीद थी बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि वहां आरएलडी की वजह से जाट खड़े हो रहे थे तो मजबूत लग रहा था। और बीच में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, आपका 3 तलाक वगैरह, मतलब इतने सारे मुद्दे हो गए हैं, सीए का भी है, एनआरसी का भी है, मतलब इतने सारे मुद्दे मुस्लिमों के मन में भरे जा रहे हैं लगातार विपक्षी दलों की तरफ से। मुझे लग रहा था कि जमकर वोट पड़नी चाहिए, जमकर लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। लेकिन कितना, आप देखिए यूपी का मतदान रहा है सिर्फ 57%। और ये भी अगर आप देखें तो ये मतदान शाम को 3-4 बजे के बाद बढ़ा है। 3 बजे तक शाम को मतदान जो था, शाम 3 बजे तक 40% के आसपास का मतदान था। यानी कि लोग धूप की वजह से भी नहीं निकले, गर्मी की वजह से भी नहीं निकले। वही जो गर्मी वाला फैक्टर बिहार में लग रहा है वही यूपी में भी था। लेकिन क्या इसके लिए चुनाव आयोग कुछ व्यवस्था करा सकता था जिससे कि वोटिंग बढ़ जाती? नहीं, ये तो चुनाव आयोग के लिए व्यवस्था कराना संभव नहीं था, क्योंकि आप एक एक वोटर को तो नहीं दे सकते हैं छाव वाली। लेकिन ये किया जा सकता था कि आप मतलब ये चुनाव अगर और थोड़ा पहले होते तो थोड़ा ठंड मौसम का फर्क हो सकता था। ये तो निश्चित तौर पे था कि भाई लोकसभा चुनाव अगर अप्रैल मई में होने जा रहे हैं, अप्रैल में इतनी गर्मी हो जाएगी, ये शायद उम्मीद चुनाव आयोग को भी नहीं थी। इस बार मौसम विभाग भी ने भी हैरानी जताई थी कि अप्रैल में हीट वेव चल रही है। और हीट वेव का सबसे ज्यादा असर भी आप देखें तो बिहार वगैरह के इलाकों में बताया गया था। बिहार और उधर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश और ये सब इलाके जो थे इनमें, तो अब देखना पड़ेगा इन इलाकों में जब ओडिशा में चुनाव होगा, आंध्र प्रदेश में चुनाव होगा, तो अगले आने वाले जो 6 फेज बाकी हैं इसमें कितना उसमें निकलेगा वोटर। जी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी काफी हॉट टॉपिक बना रहा है पूरे चुनाव के दौरान। रैलियां हुई हैं कई सारी वहां पर, जब से 370 हटा है वहां पर कई सारे नेताओं का जो है इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो क्या जम्मू कश्मीर की जो एक सीट पर जो चुनाव हुआ है उसका क्या परसेंटेज रहा, क्या वहां पर चुनावी समीकरण बनते दिख रहे हैं, किस पार्टी की बढ़त देखने को मिल सकती है? पहली सीट पर चुनाव था और उधमपुर सीट हमेशा से बीजेपी का, मतलब हमेशा से इन द सेंस, मतलब हाल फिलहाल के चुनावों में बीजेपी का गढ़ रही है। उधमपुर सीट पर हिंदू बाहुल्य सीट है, हिंदू वोटर ज्यादा है, जम्मू का हिस्सा है, जम्मू वैसे भी बीजेपी का गढ़ है, वहाँ घाटी में बीजेपी का जोर नहीं है, लेकिन इस सीट पर है। और जितेंद्र सिंह इस सीट से खड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का खुद अपना रुतबा लोकल इलाके में अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में तो कोई वहां पर मतलब चिंता की बात भाजपा के लिए थी। हाँ, आने वाले चुनाव जब घाटी में जाएंगे अगले फेजों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर फेज में एक सीट पर चुनाव रखा गया है, तो जब घाटी में जाएगी सीटें, जब घाटी वाले सीटों पर चुनाव होगा तब बीजेपी का लिए देखना होगा कि कितने वोट पड़े हैं और कितना क्या हुआ है। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 65% प्लस वोटिंग हुई है यहाँ पर भी, तो एक अच्छा आंकड़ा है कि 65+% वोटर्स अगर आते हैं तो जागरूकता तो काफी है वोटिंग को लेकर। वोटिंग निश्चित वहां पे जम्मू वगैरह पे वोटिंग, असली चिंता की बात होगी जब घाटी में जाएगा, क्योंकि घाटी में जब आप जाएंगे तो घाटी में आतंकवाद भी एक फैक्टर होता है। भले ही वहां पे अब आतंकवाद उस तरीके से प्रभावी ना हो, लेकिन आतंकवादी कहीं ना कहीं थ्रेड तो देते ही हैं, अपनी तरफ से जारी करते हैं कि आप वोट डालने मत जाइए, आप वोट डालने जाओगे तो हम मार देंगे टाइप की वो हमेशा थ्रेड्स चलती है वहां पर। तो वो उस दौर में वहां पे वोटर कितना निकलता है ये देखने लायक बात होगी। अगर मैं आपको बता दूं, अभी उधमपुर सीट पर जहां चुनाव हो रहा था, उधमपुर सीट से महज 131 किलोमीटर दूर बिस्वेरा जगह थी, जहां पर परसों एक गैर कश्मीरी बिहारी मजदूर को गोली मार दी गई थी, आतंकियों ने टारगेट किलिंग की है। तो वो ये एकदम से चुनाव के दौर में टारगेट किलिंग कर देना आप सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि भाई उधमपुर में आप अंजाम नहीं दे सकते घटना को, लेकिन उससे सटी हुई जगह पे देकर के आप संदेश देना चाहते हो वोटर को कि आप मत निकलना, हम हैं यहाँ पर, हम भी कर सकते हैं, हाँ हम मौजूद हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि जो फर्स्ट फेज की वोटिंग थी, तो इसमें बहुत सारे स्टेट तो हमने कवर किए, एक जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो रह गया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में वोटिंग को लेकर क्या रहा? देखिए, उत्तराखंड भी आज 5 सीटों पर चुनाव था और खत्म हो गया है आज ही। और उत्तराखंड इसलिए इम्पोर्टेंट था इस बार क्योंकि उत्तराखंड में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का
असली कोर वोटर है। जी कोर वोटर इन द सेंस वहां पर कोर वोटर उसका होता था, उत्तराखंड में सबसे बड़ा वोट बैंक है रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड कर्मचारी, और उसमें भी सबसे बड़ा वोट बैंक है रिटायर्ड आर्मी पर्सन। जी तो वो कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे थे बीजेपी से। अच्छा तो वो अच्छा, उसके अलावा स्थानीय मुद्दे बहुत सारे थे। हालांकि बीजेपी ने उत्तराखंड में को पहला राज्य बनाया जिसमें समान नागरिक संहिता जी लागू कर दी गई है। ये एक था कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रचार के दौर में देखें तो इस मुद्दे का इतना ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया है। जी इसके बजाय स्थानीय भू कानून की जो मांग, हिमाचल जैसे भू कानून की मांग वहां पे लगातार हो रही है कि हिमाचल की तरह बाहरी लोगों के लिए जमीनें खरीदना जी उत्तराखंड में बंद किया जाए। और बेरोजगारी का मुद्दा वहां पर बड़ा था, वहां पे भूस्खलन का मुद्दा बहुत बड़ा जी उठा हुआ है। इसके अलावा वहां पे एक लड़की थी अंकिता भंडारी, उसका एक पूरी सीट पर, 2 सीट पर उसका, उस मुद्दे का भी, अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी, जी जिसमें बीजेपी के भी कुछ नेताओं को की तरफ उंगलियां उठी थी। तो वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। जी तो वो भी एक बड़ा वो था। बेरोजगारी की वजह से एक नेता, मैंने हम लोगों के बीच में बात में की थी, टिहरी गढ़वाल जी सीट पर जी जी बॉबी बॉबी कुमार कुमार की। इसके अलावा हरिद्वार सीट पर टकराव था, वो बड़ा देखने लायक इंटरेस्टिंग था कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत थे और उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे खड़े हुए थे। हरीश रावत उस सीट से पहले जीत चुके हैं। त्रिवेंद्र रावत को इस बार पौड़ी सीट से हटा करके वहां पे लाया गया क्योंकि पौड़ी में उनके खिलाफ नाराजगी थी जी अंकिता भंडारी कांड की वजह से। जी तो उस अच्छा, हरिद्वार सीट पर ऑलरेडी बीएसपी का बहुत जोर रहता है। बीएस चूंकि मैदान का इलाका है और वो मुस्लिम और दलित बाहुल्य इलाके हैं हरिद्वार के, जिनमें जी ज्वालापुर, ये अपना मतलब क्योंकि बीएसपी का मंगलोर एक वगैरह, बड़ा तो ये वोट बैंक बीएसपी का रहता एक है। बड़ा वोट बैंक रहता है। तो बीएसपी भी वहां पर थोड़ा सा प्रभावी दिखाई देती है। तो वो उसको लेकर के एक इंटरेस्ट था कि भाई किस तरह से मतलब चुनाव चलेगा। उसमें वोटर का कम निकलना, वहां पे भी वोट अगर देखें आप 53.12% के आसपास जी वोट हुआ है। तो वो बहुत मतलब निराशाजनक वाली स्थिति है कि जी वोटर नहीं निकल रहा है। और जबकि पूरे राज्य में एक बार में चुनाव है और उसके बाद हाँ, भी जितना जितना मतलब जितना वोटर को का जितना उत्साह प्रचार के दौरान दिखाई दे रहा जी था, उतना आपका वोट के दौरान नहीं दिखाई दिया, वोट डालने के दौरान। तो कहीं ये लग रहा है कि क्या प्रचार के दौरान सभी दल अपने साथ पैसे दे करके समर्थक लेकर जी घूम रहे थे? क्योंकि आप प्रचार में जो जिस आदमी को ला सकते हैं, आप उसको वोट डालने के लिए क्यों नहीं ला सकते? जी तो बिल्कुल वो थोड़ा सा सोचने लायक बात है। हालांकि बीजेपी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि वहां पर बहुत ज्यादा चिंता की बात है। वहां पर जी बीजेपी, ये हो सकता है कि परसेंटेज घट जाए, बट ये जरूर लग रहा है अभी कम परसेंटेज के बाद कि क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी। पिछले दोनों जी चुनाव में 5-0 का स्कोर जी कांग्रेस के खिलाफ जी नहीं करने वाली बीजेपी के लिए, कम होने थोड़ा से सा क्लीन वोटिंग स्वीप कम में होने से थोड़ा सा क्लीन स्वीप में मुश्किल थोड़ा हो डाउट जाएगा। लग रहा है। जी तो जैसा कि हमने जाना कि ये था लोकसभा चुनाव का फर्स्ट फेज, लोकसभा चुनाव 2024 का फर्स्ट फेज ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आने वाले जो 6 फेज हैं उनमें चुनाव किस तरीके से असर डालेगा, किस तरीके से मतदान बढ़ेगा घटेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले फेज में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बड़े हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं, बड़े राज्य ऐसे हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है फर्स्ट फेज में पिछले के मुताबिक तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी काफी कम देखने को मिला। क्योंकि 50% के आसपास का आंकड़ा काफी कम माना जाता है। अब देखना होगा आगे आने वाले चुनावों में, आगे आने वाले फेजेस में जो वोटर हैं वो कितने जागरूकता के साथ अपना मतदान देने आते हैं। आपको क्या लगता है कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद जो जितने भी स्टेट्स हैं, किस स्टेट में किस पार्टी की बढ़त बनती दिख रही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही और भी एनालिसिस देखने के लिए जुड़े रहिए डीएनए के साथ।